सभी विद्यार्थियों और मित्रों को नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 50 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज जिस विषय बिंदु पर हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं उस विषय बिंदु का शीर्षक है कांग्रेस का उग्रवादी चरण या उग्र राष्ट्रवाद का विकास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपने पूर्ववर्ती दो व्याख्यानों में, जिस व्याख्यान क्रमांक 48 और व्याख्यान क्रमांक 49 के अंतर्गत हमने कांग्रेस की स्थापना से लेकर के अर्थात 28 दिसंबर 1885 से और 1905 ईस्वी तक कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियां, कांग्रेस के क्या कार्यक्रम थे, कांग्रेस पर किस प्रकार की विचारधारा वाले राष्ट्रवादी राजनेताओं का प्रभाव था और कांग्रेस को उन अपने प्रारंभिक दौर में किन उद्देश्यों में सफलता मिली या उसकी रणनीति की जो तरीके थे, जिन साधनों का उन्होंने इस्तेमाल किया, वो साधन और तरीके क्या थे, इसके बारे में हमने विस्तार से बात की। और कांग्रेस का 1885 से और 1905 ईस्वी तक का राष्ट्रवादी जो राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित दौर है, जिसे अधिकांश इतिहासकारों ने और एकेडमिशियन जगत में उसे हम कांग्रेस की राष्ट्रवादी राजनीति का नरमपंथी दौर या उदारवादी राजनीतिक गतिविधियों के दौर के नाम से जानते हैं। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम बात करेंगे कि कांग्रेस में 1905 से और 1919 ईस्वी के उस दौर के बारे में बात करेंगे जिसमें कांग्रेस की गतिविधियों के रूप में, कांग्रेस के राजनीतिक कार्यक्रमों के रूप में एक उग्रवादी चरण की शुरुआत है वो देखने को मिलती है, या जिसे हम कहें कि कांग्रेस में किस प्रकार से उग्र राष्ट्रवाद का विकास है वो हुआ। तो आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम इसी पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि उग्र राष्ट्रवाद आखिरकार है क्या। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि कांग्रेस की राजनीति में उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के उदय, या जिसे हम कहें कि गर्मपंथी राजनीति या अतिवादी राजनीति के उदय के कारण आखिरकार क्या थे। तीसरे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी उग्र राष्ट्रवाद के कौन कौन से कार्यक्रम थे और उग्र राष्ट्रवाद की स्ट्रेटेजी है वो क्या थी। चौथे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि उग्र राष्ट्रवाद की धाराएं, उग्र राष्ट्रवाद की धाराओं को हम किस रूप में देख सकते हैं। उग्र राष्ट्रवाद की प्रमुखतः दो धाराएं देखने को मिलती हैं। एक तो सीधे वो जो कि उग्र राष्ट्रवादी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प थे, जिन्हें हमने उग्र राष्ट्रवादी नाम दिया है, और दूसरा इसी उग्र राष्ट्रवाद की एक अतिशय अतिवादी धारा के रूप में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत भी देखने को मिलती है। पांचवें बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख सूत्रधार के रूप में हम किन किन को व्यक्तियों को ले सकते हैं। और छठे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख प्रभाव या उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख परिणाम है वो क्या रहे। और सातवें बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि उग्रवादी चरण या कांग्रेस में जो उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ उसका अगर हम मूल्यांकन करना चाहें तो वो मूल्यांकन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आज का हमारा व्याख्यान है वह कांग्रेस की राष्ट्रवादी राजनीति में उस दौर के बारे में हमें एक समझ प्रदान करेगा कि किस प्रकार से नरमपंथ या उदारवादी दौर की राजनीति की जो विसंगतियां थी, उसकी जो चुनौतियां थी या उसकी कुछ असफलताएं थी, उनसे, उनके कारण से जो असंतोष पैदा हुआ, उस असंतोष के चलते कांग्रेस के अंदर ही उग्रवादी चरण को अहमियत देने वाले या अतिवादी राजनीति की वकालत करने वाले कुछ राष्ट्रवादी राजनेताओं के उदय होता है और उनके अधीन कांग्रेस की गतिविधियां और कांग्रेस का कार्यक्रम एक नए चरण पर और एक नए दौर में प्रवेश कर जाता है। और इस नए दौर को हम सामान्यतः रखते हैं कि 1905 से 1919 ईस्वी तक कांग्रेस की राजनीति का दौर, जिसे हम सामान्यतः कहते हैं उग्रवादी चरण या उग्र राष्ट्रवाद के विकास। और कांग्रेस का 1885 से 1905 ईस्वी तक का जो चरण है जिसकी हमने बात कर चुके हैं वो था कांग्रेस का उदारवादी चरण, या जिसे हम कहें कांग्रेस का नरमपंथी दौर। तो 1905 से 1919 ईस्वी का दौर कांग्रेस का गर्मपंथी दौर या अतिवादी राजनीति का दौर है, उसके नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस व्याख्यान में कि कांग्रेस का उग्रवादी चरण, उग्र राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। उसमें सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं कि आखिरकार उग्र राष्ट्रवाद को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं या उग्र राष्ट्रवाद के बारे में हमारा तात्पर्य और आशय क्या है। जब हम उग्र राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो जैसा कि उग्र और राष्ट्रवाद
उग्र राष्ट्रवाद दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें एक है उग्र। उग्र का मतलब जिसका जैसा कि इसका भावार्थ निकलता है, उसका मतलब होता है कि किसी जो पहले से जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी तीव्रता में वृद्धि या उनके आवेग में वृद्धि से है। उग्र का तात्पर्य ही हमेशा आपको लगता है कि उग्र कुछ ज्यादा सकारात्मक कार्रवाई करने की और अग्रसर होने का एक नाम है। और राष्ट्रवाद के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अगर हम उग्र राष्ट्रवाद को एक शाब्दिक रूप में समझने का प्रयास करें तो राष्ट्रवाद का अतिवादी रूप, यानी राष्ट्रवाद का अतिशयवादी जो रूप है और जिसमें राष्ट्रवादी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ सकारात्मक कार्रवाइयों पर या हर हालत में अपने राष्ट्रवादी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिन प्रक्रमों और जिन साधनों का इस्तेमाल किया जाता है, अक्सर उसे एकेडमिक जगत में उसे उग्र राष्ट्रवाद का नाम है वो दे दिया जाता है। तो उग्र राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद का अतिवादी रूप है। और उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के अंतर्गत जो लोग उग्र राष्ट्रवाद को स्वीकार करते हैं वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर संभव तरीकों का इस्तेमाल करने पर जोर देते हैं। हर संभव तरीकों का इस्तेमाल करने पर जोर देने का तात्पर्य ये यहाँ पर है कि गैर संवैधानिक तरीकों का भी वो ऐसी सत्ता के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने लोगों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को सम्मान नहीं किया है, या वो लोग हिंसक साधनों का प्रयोग करने से भी नहीं कतराते। वो वर्तमान में विद्यमान जो सत्ता है जिसने उनकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं को कोई महत्व नहीं दिया गया है, तो अपने राष्ट्रीय आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए ये उपनिवेशवादी सत्ता के खिलाफ एक आक्रामक कार्रवाई और आक्रामक अभियान चलाने का समर्थन करते हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग हैं वो संवैधानिक तरीकों से इतर जाकर के, अर्थात हर प्रकार की आक्रामक कार्रवाइयों के खिलाफ जाकर के विद्यमान उपनिवेशवादी सत्ता की एक बहिष्कार करके उसकी मुखालफत करके और लोगों को इस सत्ता के खिलाफ एक तरह से गोलबंद करके विरोध और प्रदर्शन, बहिष्कार, क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की बात करते हैं। तो उग्र राष्ट्रवाद की जब हम बात कर रहे हैं तो राष्ट्रवाद का अतिवादी रूप है वो उग्र राष्ट्रवाद कहलाता है। इसके अलावा अगर हम करें तो उग्र राष्ट्रवादी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर संभव तरीकों का इस्तेमाल करने पर जोर देता है। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में समझें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्र राष्ट्रवादी विचारों का आविर्भाव या उग्र राष्ट्रवादी विचारों का उदय कब से होने लग गया था, तो 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में और भी ज्यादा अगर हम इसका जनरलाइजेशन करें या इसका साधारणीकरण करें तो विशेषतः 1890 ईस्वी के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे जो राष्ट्रवादी नेता है उनका आविर्भाव होने लगा था, या उनके विचारों, उनकी गतिविधियों से कुछ इस प्रकार की बातें हैं वो रिफ्लेक्ट होने लग गई थी जिसमें आक्रामकता का समावेश था, जो अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आक्रामक गतिविधियों की वकालत करने लगे थे। यह उनके एक्शन और कार्य उन राष्ट्रवादी राजनेताओं के वो कुछ इस प्रकार के थे कि वो संवैधानिक तौर तरीकों से परे जाकर के वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने पर जोर देते थे। या अंग्रेजी जो हम जो ये बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद का विकास है वो उपनिवेशवादी सत्ता के खिलाफ हुआ। और उपनिवेशवादी सत्ता कौन सी थी? वो ब्रिटिश हुकूमत थी। तो 1890 ईस्वी के आसपास कुछ ऐसे राष्ट्रवादी राजनेता है वो उदय होते हैं, वो कांग्रेस के अंदर रहकर ही अपनी गतिविधियों का संचालन करते हैं, जो ये कहते हैं कि संवैधानिक तरीकों से ये वर्तमान जो उपनिवेशवादी सत्ता है वो भारतीयों को किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार है वो नहीं देगी। और यही वो राष्ट्रवादी प्रकृति के नेता थे जिन्होंने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से या कुछ राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से या कुछ रैलियों के माध्यम से उन्होंने आक्रामक गतिविधियों का आह्वान किया, या अपने भाषणों के माध्यम से जनता को इस प्रकार से लामबंद किया कि आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सिर्फ कोरे ज्ञापनबाजी या भाषणबाजी या संवैधानिक तरीकों से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आपको जाकर के इस उपनिवेशवादी सत्ता को सीधी सीधी चुनौती देनी होगी। तो ये एक उग्र राष्ट्रवादी विचारों के लक्षण थे जो 1890 ईस्वी के पश्चात भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर के तले है उनका प्रारंभ होना शुरू हो गया था, यानी वो शुरू होने लग गए थे। और अगर हम इसमें बात करें तो बाल गंगाधर तिलक के चाहे गणपति उत्सव की बात हो या शिवाजी महोत्सव की बात हो या तिलक या केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्रों में
उन्होंने ब्रिटिश शासन के जो शोषणकारी चरित्र की निंदा करना हो या रैंड और आयरस्ट की हत्या के लिए लोगों को उकसाना हो, ये वो ऐसी गतिविधियां थी जो कांग्रेस की जो प्रारंभिक दौर की राजनीति करने वाले उदारवादी या नरमपंथी राजनेताओं से मैच नहीं करती थी। तो कांग्रेस में एक विचार के रूप में इसकी शुरुआत है, यानी उग्र राष्ट्रवादी विचारों की शुरुआत है, वो 1890 ईस्वी के पश्चात ही होने लग जाती है। और बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में जो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसमें उग्र राष्ट्रवाद सशक्त रूप में पहली बार है वो जनता के सहयोग से प्रकट होता है, एक स्पष्ट फॉर्म में, स्पष्ट रूप में। तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उसमें ये उग्र राष्ट्रवादी जो भावना, उग्र राष्ट्रवादी विचार है, अपने एब्सोल्यूट फॉर्म में अर्थात अपने पूर्ण स्वरूप के साथ है, वो पहली बार है वो अभिव्यक्त होता है, वो परिलक्षित होता है लोगों की गतिविधियों में। और लाल बाल पाल और अरविंद घोष वे व्यक्ति थे जिन्होंने उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को एक सार्वजनिक अभिव्यक्ति प्रदान की अपने लेखों से, अपने भाषणों से, अपने कर्मों से, अपनी कार्यशैली से। तो ये तो हुआ भारत में उग्र राष्ट्रवाद की प्रारंभिक दौर के विकास की बात। तो अगर हम फिर भी, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं कि उग्र राष्ट्रवाद की जब भी हम बात करते हैं भारतीय राजनीति के संदर्भ में, भारत में उपनिवेशवादी सत्ता के खिलाफ एक राष्ट्रीय आंदोलन की एक दिशा प्रणाली के रूप में, तो उग्र राष्ट्रवाद का तात्पर्य है राष्ट्रवाद का अतिवादी रूप, और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर संभव तरीके का इस्तेमाल करने पर जोर देते हैं। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में या विशेषतः 1890 ईस्वी के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर ही धीरे धीरे होने लगता है। और बंगाल विभाजन के विरोध में, अर्थात 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन लागू हो गया और उसके विरोध के फलस्वरूप जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, वो स्वदेशी आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका और बहुत बड़ा योगदान वो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन करने वाले राष्ट्रवादी राजनेताओं का था। तो उग्र राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति है वो स्वदेशी आंदोलन के रूप में अभिव्यक्त होती है, लेकिन एक विचार के रूप में, एक कार्यक्रम के रूप में, एक रणनीति के रूप में 1890 ईस्वी के पश्चात ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्र राष्ट्रवादी विचारों वाले नेताओं का प्रवेश है वो होने लग जाता है। अर्थात वो समय समय पर अपनी गतिविधियों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक उग्रवादी स्वरूप है वो प्रदान करने पर बल देते हैं। हालांकि 1905 ईस्वी तक वो अपने उद्देश्यों में सफल नहीं होते, लेकिन फिर भी भारत में उग्र राष्ट्रवाद का विकास है वो 1890 ईस्वी के पश्चात है वो प्रारंभ होने लग जाता है। 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के विरोध में जो भारतीयों का स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, वो उसमें बहुत बड़ी भूमिका और बहुत बड़ा योगदान उग्र राष्ट्रवादियों का था। तो ये तो हो गई हमारी उग्र राष्ट्रवाद के एक संक्षिप्त परिचय की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आखिरकार ऐसी क्या खामियां रह गई थी कि 20 साल की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भी कार्यक्रम चले, जो भी उसकी गतिविधियां थी, और प्रारंभिक दौर के उदारवादी या नरमपंथी जो राजनेताओं की कार्यशैली में ऐसी क्या खामियां रह गई थी जिसके कारण से कांग्रेस में आक्रामक कार्यशैली को प्रोत्साहन देने वाले राजनेताओं का उदय हुआ, या कांग्रेस में उग्र राष्ट्रवाद के रूप में एक विचारधारा वो नरमपंथी राजनीति पर हावी होने का प्रयास है वो करने लगी। तो उन्हीं कारणों की हम पड़ताल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो कारण उभर करके आता है कि उग्र राष्ट्रवाद या अतिवादी राजनीति के उदय के कारणों में, तो वो था, सबसे पहले हम जिस कारण की बात कर सकते हैं वो था कि अंग्रेजी शासन के सही स्वरूप की पहचान। क्योंकि जिस प्रकार से गर्मपंथी जो राजनीति की वकालत करने वाले या कांग्रेस की उदारवादी राजनीति के दौर में उन्होंने ब्रिटिश शासन से प्रारंभ में संवैधानिक तरीकों से अपने हक की मांग की, अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग की, और उन्होंने कहा कि जो भारत में अंग्रेजी हुकूमत का जो शासन चलाने के लिए जिन सेवाओं में अंग्रेज लोगों को ज़्यादा वरीयता दी गई है उनका भारतीयकरण किया जाए, और भारतीयों ने अपने वाजिब राजनीतिक अधिकारों की मांग की थी। लेकिन उदारवादी जो राजनीति के दौर में जो कांग्रेस की जो रणनीति थी, काम करने का जो तरीका था, वो ज्ञापन था, वो स्वर्ण पत्र था, आवेदन पत्र है, यह भाषणबाजी के माध्यम से एक ब्रिटिश जनमत को भारतीय समस्याओं के प्रति प्रभावित करने का था। लेकिन जो भारत में जो ब्रिटिश हुकूमत और ब्रिटिश प्रशासक के जिनके ऊपर दायित्व था, उन लोगों ने उदारवादी राजनीति की वकालत करने वाले
प्रारंभिक कांग्रेस के राष्ट्रवादी राजनेताओं की मांगों को अनसुना कर दिया और कोई अपेक्षित सुधार है वो नहीं हुआ। लेकिन इसी दौरान उदारवादी राजनीति के जो राजनेता है उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर दिया था। उन्होंने भारत के लोगों में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना है उसका बीजारोपण कर दिया था। लोगों को ऐसे आर्थिक और राजनीतिक साझे कार्यक्रमों पर एक राष्ट्र निर्माण के सूत्र में पिरो दिया गया था जो जिसमें सभी भारतीयों का सम्मानित हो। इसके अलावा अंग्रेजी साम्राज्य के, अंग्रेजी हुकूमत के उस नैतिकतावाद के दावे की पोल खोल करके रख दी थी जिसमें अंग्रेज हुकूमत ने यह कहा था कि वह भारत के लोगों की भलाई के लिए, भारत के लोगों के कल्याण के लिए वो भारत के लोगों पर शासन कर रही है और उसका उद्देश्य भारत के लोगों को सभ्य बनाना है, भारत में अपेक्षित सुधार करना है, भारत को मॉडर्न बनाना है। लेकिन जब उदारवादी राजनीति की वकालत करने वाले राजनेताओं ने, जिसमें दादाभाई नेहरू की बात करें, जिसमें रोमेश चंद्र दत्ता की बात करें, जिसमें दिनेश वाचा की बात करें, फिरोज शाह मेहता की बात करें और गोपाल कृष्ण गोखले, ये वो लोग थे जिन्होंने भले ही ब्रिटिश शासन को भारत में ईश्वरीय वरदान कहा हो और जिन्होंने भले ही ये बात की हमेशा वकालत की हो कि भारत में ब्रिटिश शासन लंबे समय तक बने रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने, इन सभी व्यक्तियों ने पैरेलल एक काम भी किया और वो काम ये था कि आर्थिक राष्ट्रवाद की अवधारणा पेश की और उन्होंने कहा कि भारत में जितने भी अकाल पड़े और लाखों की संख्या में जो लोग मारे जा रहे हैं वो भारत की कोई प्राकृतिक समस्या नहीं है, ये एक कृत्रिम समस्या है जो ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियों के कारण से पैदा हुई है। और भारत में जो ब्रिटिश शासन के जो प्रशासक हैं, जो प्रशासनिक नीतियों को जो लागू कर रहे हैं, वो किसी भी हालत में नहीं चाहते कि भारत के उद्योग धंधों का विकास हो या भारत के लोगों की भलाई के और कल्याण के लिए कार्य किया जाए। जबकि ब्रिटिश शासन है वो भारत में इस नैतिकता का दावा करता था कि वो भारत के लोगों की भलाई और कल्याण के लिए शासन कर रहे हैं। उनका यहाँ के लोगों पर शासन करने का कोई उद्देश्य नहीं है, लंबे समय तक बने रखने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन समय की मांग है और कृष्ण ने, ईसा ने उन्हें ये उपदेश संदेश दिया है कि भारत के लोगों को भी सभ्य बनाने का दायित्व तो आपके ऊपर है और भारत के लोगों में इतनी सामाजिक और सांस्कृतिक विसंगतियां हैं कि अंग्रेजी शासन का यहाँ पर बने रहना अपरिहार्य है और हम तो सिर्फ उसी जो ईश्वर प्रदत्त जो आदेश है उसका पालन कर रहे हैं। इस प्रकार के नैतिकता के दावे की पोल खोल करके रख दी नरमपंथी राजनेताओं ने जब उन्होंने आर्थिक राष्ट्रवादी की संकल्पना पेश की। तो उग्र राष्ट्रवादी राजनेताओं ने, नरमपंथी राजनेताओं ने जो जमीन तैयार की थी, राजनीतिक चेतना जगाने की बात हो, भारत के लोगों में साझा आर्थिक और राजनीतिक हितों पर एकजुट करने की बात हो या आर्थिक राष्ट्रवाद के माध्यम से ब्रिटिश उपनिवेशवाद के वास्तविक शोषणकारी चरित्र को लोगों के सामने रखने की बात हो, जब इस प्रकार की बातें रखी गई तो उग्र राष्ट्रवादी विचारों का समर्थन करने वाले लोगों ने इसका एक तरह से बेनिफिट उठाया और अपने पक्ष में बुनाया और उन्होंने कहा कि नरमपंथियों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भारत के लोगों की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे और इसलिए, लेकिन उग्र जो नरमपंथी राजनेताओं की जो रणनीति है कि संवैधानिक तरीकों से ब्रिटिश न्यायप्रियता में उनको विश्वास था और उनको ये लगता था कि केवल एप्लीकेशन देने से, भाषणबाजी करने से या ब्रिटिश जनमत को वो अपने पक्ष में प्रभावित कर लेंगे और अंग्रेजी हुकूमत और अंग्रेजी प्रशासक हैं वो भारत के लोगों के लिए काम करेंगे। उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को समर्थन देने वाले नेताओं का ये मानना था कि जब तक हम आत्मत्याग और आत्म बलिदान के लिए तैयार नहीं होंगे, जब तक हम आक्रामक कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक कि भारतीय जनता का दबाव ब्रिटिश हुकूमत या प्रशासन पर नहीं पड़ेगा, जब तक हम उनमें किसी डर की भावना पैदा नहीं करेंगे, तब तक वो लोग हमारे किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकारों को या हमारी वांछित अधिकारों को भी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो अंग्रेजी शासन के सही स्वरूप की पहचान है वो उग्र राष्ट्रवादियों को हो चुकी थी और इस कारण से उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को पनपने का मौका मिला। और इसी समय कुछ ऐसी घटनाएं हैं वो होती हैं, इसी समय कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि 1892 ईस्वी का एक्ट की बात करूं या 1897 ईस्वी में नाटू बंधुओं की गिरफ्तारी की अगर मैं बात करूं, नाटू बंधुओं की गिरफ्तारी, उनको बगैर किसी कारण के गिरफ्तार करके वहां से निर्वासित कर दिया गया और बगैर मुकदमा चलाए उनको जेल में बंद रखा गया। और 1898 ईस्वी में भारत की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं के दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो 124A में एक नई धारा इंसर्ट की, वो थी 153A। उसमें यह था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ अगर किसी की भाषणबाजी या किसी के बयानबाजी से कोई असंतोष पनपता है तो उस व्यक्ति को सीधा आपराधिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार माना जाएगा
और इसी कानून का सहारा लेकर के तिलक को जब केसरी में और मराठा में लेख लिखने के लिए 18 महीने के कारावास की सजा है वो दी गई। तो 1898 ईस्वी का जो कानून था, जिसमें 153 की जो धारा है भारतीय दंड संहिता में जोड़ी गई, यह 1897 ईस्वी के नाटू बंधुओं की गिरफ्तारी, 1892 ईस्वी का एक्ट, और कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट बनाया गया 1899 में, जिसमें चुने गए प्रतिनिधियों की बजाय सरकार के द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ा दी गई। 1904 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जिसके तहत प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए गए, और यूनिवर्सिटी एक्ट अर्थात उच्च शिक्षा में राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार को रोकने के लिए ये यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया 1904 में। तो ये वो कदम थे जिनके उग्र राष्ट्रवादी विचारों को मानने वाले राष्ट्रवादी नेताओं को ये लग गया था कि जो नरमपंथी और उदारवादियों की राजनीति का और उनके द्वारा जो भाषणबाजी और एप्लीकेशन जो ब्रिटिश हुकूमत को दिए जा रहे हैं, और ब्रिटिश जनमत को ये दावा किया जा रहा है कि वो अपने पक्ष में करके ब्रिटिश हुकूमत और प्रशासन से भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों की मांग करा लेंगे, उनका कोई अपेक्षित परिणाम है वो नहीं निकल पाया। और नरमपंथी राजनीति से हम ब्रिटिश हुकूमत से किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार की मांग कर सकेंगे या अपने हित में प्रशासन को मोड़ सकेंगे, उसकी दिशा को भारतीयों के हित में मोड़ सकेंगे, ऐसा संभव नहीं दिखाई देता जब तक कि हम आक्रामक गतिविधियों का संचालन नहीं करेंगे, जब तक कि हमें नरमपंथी राजनीति के दौर से हट करके अन्य साधन और उपायों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, तब तक हम ब्रिटिश हुकूमत से किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार वो हमें देगी, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो अंग्रेजी शासन के सही स्वरूप की पहचान है वो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के मानने वाले लोगों को हो गई थी, और जिसके कारण से उनको आसानी से भारतीय जनमानस को समझाने में यह आसानी हुई कि नरमपंथियों की जो राजनीति है, गर्मपंथियों की राजनीति है, वो प्रासंगिक नहीं है, और ब्रिटिश हुकूमत का जैसा रवैया है और जैसा चरित्र है उसमें नरमपंथी और गर्म जो उदारवादी जो राजनीति करने वाले राजनेताओं के मन में वैसे कोई पाप नहीं है, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत से जिस प्रकार से आक्रामक गतिविधियों की उम्मीद भारतीयों से की जा रही है, उसी प्रकार के आक्रामक गतिविधियों के माध्यम से ही हम अपने लक्ष्यों को और अपने अधिकारों को हासिल कर सकते हैं। तो अंग्रेजी शासन के सही स्वरूप की पहचान वो कारण था जिसके कारण से भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय को प्रोत्साहन मिला। अगर मैं बात करूं कि उग्र राष्ट्रवाद अतिवादी राजनीति के अन्य कारणों के बारे में, तो उसमें दूसरा कारण आता है कि भारतीयों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का प्रसार हुआ। ऐसे ही तीसरे कारण के रूप में दिया जाता है शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि। ऐसे ही चौथे कारण के रूप में हम बात करते हैं बढ़ते पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव, उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष, लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, उग्र राष्ट्रवादी विचार संप्रदाय का अस्तित्व और प्रशिक्षित नेतृत्व, ये वो सब कारण थे जिसके कारण से भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अतिवादी राजनीति है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर पनपने लगी, और 1905 ईस्वी के भारत विभाजन के फलस्वरूप जो आंदोलन खड़ा हुआ उसमें ये अतिवादी राजनीति का रूप हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमने बात कर चुके हैं कि अंग्रेजी शासन के सही स्वरूप की पहचान हो गई थी, इसके कारण से भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अगर हम ऐसे ही दूसरे कारण की बात करें कि उग्र राष्ट्रवाद के उदय का दूसरा कारण क्या हो सकता है, तो वो था आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कुछ ऐसे समाज सुधारक हुए जिसमें स्वामी विवेकानंद है या स्वामी दयानंद सरस्वती है, उनके और भी कुछ ऐसी गतिविधियां होती जिसके कारण से इन समाज सुधारकों के प्रभाव के चलते भारतीय लोगों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि हुई। इन समाज सुधारकों में अगर हम विवेकानंद की बातें करें तो विवेकानंद ने यह कहा था कि भारतीयों की जो आज दुर्दशा हुई है उसके पीछे ये कारण है कि उन्होंने एक तरह से ब्रिटिश शासन के खिलाफ नैतिक रूप से हार मान ली है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई पाप है तो वो है निर्बलता, और जब तक हम निर्बलता का परित्याग नहीं कर देंगे हमारी वर्तमान सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक दशा में किसी प्रकार का अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वीरता और बहादुरी की भावना को और आत्मविश्वास की भावना को हमें हमारे अंदर जगाना होगा। इस निर्बलता का परित्याग करके ही हम अपने जो वांछित उद्देश्यों को और वांछित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि विदेशी शासन चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन परतंत्रता अपने आप में सारी अच्छी बातों को जो त्रोहित कर देती है। और दूसरा, ऊपर से ब्रिटिश शासन है उसका तो चरित्र ही विदेशी था। ब्रिटिश शासन है वो तो शोषणकारी प्रवृत्तियों में लगा हुआ था। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह कहा स्वदेशी का और स्वराज्य का
और राष्ट्रीय शिक्षा का विचार अगर सबसे पहले किसी ने दिया तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती दी। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह कहा था कि भारत भारतीयों के लिए ही है, इसके अलावा इस भारत के देश पर किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता। तो सच्चे राष्ट्रवादी भावनाओं का जो बीजारोपण करने का श्रेय है वो स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद की बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें, या रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत जो भी कुछ गतिविधियां संचालित हुई, उससे भारतीय लोगों में एक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान है, उसमें वृद्धि हुई। इसी समय ऐसे कुछ जो मैंने जैसा कि कहा कि कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे विचारक, कुछ ऐसे राष्ट्रवादी राजनेता है जो पनपने लगे, जो आक्रामक गतिविधियों का समर्थन करते थे, जिनका उदारवादियों का, नरमपंथियों की राजनीति में बिल्कुल विश्वास नहीं था। उनको बिल्कुल लगता था कि इन उदारवादियों, नरमपंथियों की राजनीति से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, इसलिए हमें संविधान इतर तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। इस ब्रिटिश शासन को उसी के तरीके से जवाब देने के लिए कार्रवाई करनी होगी, तब जाकर के हम भारतीय लोग अपने हित में ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश प्रशासन से कुछ अधिकारों की अपेक्षा कर सकते हैं। तो तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल के विचार हैं, उन्होंने भी लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि की। स्वामी विवेकानंद ने तो कहा ही था कि निर्बलता सबसे बड़ा पाप है, इसलिए हमें सबसे पहले इस निर्बलता का परित्याग करना होगा, और निर्बलता का परित्याग करके ही हम ब्रिटिश शासन को सशक्त चुनौती दे सकते हैं। तो इससे भारतीय लोगों में तिलक, अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल ने यह कहा कि जब तक हम आत्म बलिदान के लिए और देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार नहीं हो सकते, तब तक हम ब्रिटिश शासन से किसी भी प्रकार के अधिकारों की मांग है वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उदारवादी और जो नरमपंथियों की राजनीति को वो इन लोगों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ पद के और प्रतिष्ठा के ये लालची हैं, और ये लोग अंग्रेजी जीवन शैली में रचे बसे हैं। और जो नरमपंथी राजनीति के लोग भी नहीं चाहते कि भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो, और ब्रिटिश शासन इसी नरमपंथी लोगों की और उदारवादी जो नेताओं की इसी कमजोरी का फायदा उठा रही है। उनको कुछ पद दे रही है, उनका किसी विधान परिषदों में उनका मनोनयन किया जा रहा है, और इसके माध्यम से उनको संतुष्ट कर दिया गया है। लेकिन भारत के लोगों का उसी तरीके से बदस्तूर शोषण जारी है, न केवल शोषण जारी है, अपितु ब्रिटिश शासन की जिस प्रकार से नीतियां हैं, उसने भारत में अंग्रेजी उपनिवेशवाद का और भी मजबूत शिकंजा कस लिया है। और इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिए, नाटू बंधुओं की गिरफ्तारी, 1898 ईस्वी में 153 ए एक्ट को लागू करना, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और यूनिवर्सिटीज एक्ट। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन भारतीयों को किसी भी प्रकार के कोई अधिकार नहीं देना चाहती जब तक कि भारतीय किसी भी प्रकार की आक्रामक गतिविधि नहीं करते। भारतीयों को अपनी समस्याओं का समाधान खुद के आत्मगौरव से, आत्म बलिदान से और देश को लिए सब कुछ न्यौछावर करने की भावना जब तक भारतीय लोगों के मन में जागृत नहीं होगी, तब तक इस अंग्रेजी हुकूमत से किसी भी प्रकार के अधिकारों की मांग है हम नहीं कर सकते। ऐसे ही हम तीसरे कारण की बात कर लेते हैं कि भारत में उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के उदय के कारण क्या थे। तो शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि हुई। देखिए कि 1890 ईस्वी के बाद में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। ये शिक्षित बेरोजगार वही वर्ग था जो मध्यम वर्ग की कैटेगरी में आता था। इन लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा भी इनको सरकारी सेवाओं में शामिल नहीं किया जा रहा था। तो शिक्षित बेरोजगार वर्ग के साथ में दो प्रकार की समस्याएं एक साथ खड़ी हुई। एक तो उनको अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के बाद में सरकारी नौकरी नहीं मिल रही थी। दूसरा, उनको जब अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर ली तो पश्चिम के विचार, पश्चिम के जीवन मूल्य और पश्चिम के राष्ट्रों में जो प्रगतिवादी जो जीवन शक्ति संचालित हो रही थी, उनसे उनका परिचय हुआ। इन पढ़े लिखे लोगों ने जब ये देखा कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटेन में आर्थिक समृद्धि हो रही है, ब्रिटेन में लोकतंत्र जिंदा है, ब्रिटेन में लोगों को अपने संगठन बनाने की आज़ादी है, ब्रिटेन में पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां मिल रही है, ब्रिटेन में लोगों को विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ब्रिटेन में लोगों को कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, और वहां पर एक प्रकार से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना के आधार पर शासन किया जा रहा है। लेकिन भारत में ब्रिटिश शासन ने जो नैतिकता का दावा करने की बजाय नैतिकता का दावा कर रही है, लेकिन उसके विपरीत जाकर के ये भारतीय लोगों के अधिकारों का दमन कर रही है और उसी प्रकार के कानून ला रही है। तो शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि से एक तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो नवयुवक है उनका असंतोष पनपा, और उन्होंने ब्रिटिश शासन के वास्तविक चरित्र को पश्चिम के जीवन मूल्यों, पश्चिम के साहित्य के अध्ययन के माध्यम से उसके वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया कि ये दोगलापन का व्यवहार कर रही है ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों में।
वो पश्चिम में तो वो अपने देश की आर्थिक समृद्धि, स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र के मूल्यों को लागू कर रही है, लेकिन भारत के लोगों को किसी भी प्रकार के स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र और विचार अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता है वो प्रदान नहीं कर रही। तो ये शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि के फलस्वरूप जो नवयुवकों में असंतोष पैदा हुआ, ये नवयुवकों के असंतोष को जो सही दिशा प्रदान की वो तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय के विचारों से मिली। इन लोगों शिक्षित नवयुवकों में और बेरोजगार नवयुवकों में ये भावना पैदा कर दी कि जब तक हम भारत से ब्रिटिश हुकूमत पर दबाव नहीं डालेंगे या ब्रिटिश हुकूमत की समाप्ति के लिए हम कार्य नहीं करेंगे, तब तक आपकी दशा में किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो सकता। इसलिए उदारवादियों की राजनीति के भरोसे या नरमपंथियों की राजनीति के भरोसे भारत को किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार नहीं मिलने। अगर हमें शिक्षित नवयुवकों को यह कहा गया कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका सरकारी सेवा में आपको शामिल किया जाए, सरकारी सेवा में आपको रोजगार मिले, तो उसके लिए हमें आक्रामक गतिविधियां चलानी होगी, ब्रिटिश हुकूमत पर यह दबाव डालना होगा, तभी जाकर के आप लोगों को, बेरोजगारों को नौकरी मिल सकेगी और भारत के लोगों को जैसे विभिन्न प्रकार के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जनतांत्रिक मूल्य वो प्राप्त हो सकेंगे। तो शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि के कारण से जो नवयुवकों में असंतोष पैदा हुआ, उन नवयुवकों के नवयुवकों में असंतोष इसलिए भी पैदा हुआ था क्योंकि उदारवादियों की राजनीति से वो भी असंतुष्ट हो गए थे। उदारवादियों के द्वारा धरातल पर कोई भी उपलब्धियां हासिल नहीं की गई थी। तो शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि के चलते हुए उग्र राष्ट्रवादी विचारधाराओं को प्रोत्साहन मिला। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं इसमें शिक्षित युवकों की संख्या में वृद्धि हुई, शिक्षा प्रसार का विचारधारात्मक पक्ष। अब हम ऐसे चौथे कारण की बात करें कि बढ़ते पश्चिमीकरण के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया हुई भारतीय लोगों में। स्वामी विवेकानंद ये कहते थे कि भारतीय संस्कृति और भारतीय विरासत पर भारत के नवयुवकों को गर्व करना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद ने तो 1893 ईस्वी में जब शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, उसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति के उदात्त पक्ष को जब पूरी दुनिया के सामने उजागर किया, और पूरी दुनिया ने स्वामी विवेकानंद के जो रखे गए विचार हैं उनसे प्रेरित होकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गुणगान करने लगे। लेकिन वही अंग्रेजी हुकूमत और अंग्रेजी प्रशासक थे जिन्होंने इस आधार पर भारत में उपनिवेशवादी शासन स्थापित कर लिया था कि भारत की सभ्यता और संस्कृति निम्न कोटि की है, भारत की सभ्यता और संस्कृति में प्रगति के किसी भी प्रकार के तत्व नहीं है। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद के विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 ईस्वी में जो भाषण दिया गया और उससे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के उदात्त पक्षों पर जो जोर दिया गया, उससे भारत के लोगों में एक पश्चिमीकरण के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया हुई और उनका अपने जीवन मूल्य और संस्कृति के प्रति लगाव पैदा हुआ। और स्वामी विवेकानंद का यह कहना था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति विश्व में सबसे अनोखी है। भारत के जो वेदांत का जो दर्शन है वो पूरी मानवता का पथ प्रदर्शक है। लेकिन हमारी निर्बलता के कारण से आज हम गुलाम हो गए, हम हमारे वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक अस्तित्व को हमने एक प्रकार से मिटा दिया है हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक विसंगतियों के चलते। तो स्वामी विवेकानंद के विचारों ने इस पश्चिमीकरण के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया पैदा की। इसी प्रकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भी राष्ट्रवादी विचारों का लोगों के बीच में प्रचार प्रसार किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत की रचना की। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आमार सोनार बंगाल की रचना की और लोगों में एक राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना जागृत कर दी। और उन्होंने कहा कि इस भारत भूमि में वो सब तत्व है जो आपकी आकांक्षाओं को, आपके विश्वासों को संतुष्ट करते हैं। आपकी हर प्रकार की मनोकामना, आपको अपने शासन अपने हाथों से संचालित करने से वो सारे उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाएगी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो सबसे पहले ये कहा था कि ये भारत सिर्फ भारतीयों के लिए है। इन्होंने सबसे पहले स्वराज और स्वदेशी की बात की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि विदेशी शासन कितना भी न्यायपूर्ण हो, लेकिन चूंकि वो विदेशी शासन है, चूंकि वो प्रतंत्रता का शासन है, इसलिए स्वाधीन जाति हो चाहे उसको कुछ अधिकार मिले या नहीं मिले, लेकिन वो स्वाधीनता वो सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन मूल्य है। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों ने भी भारतीय लोगों में इस पश्चिमीकरण के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया पैदा की और इसी प्रतिक्रिया का जन्म कि भारत के लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करने लगे। उनको भारत के जो महान जो धार्मिक पुरुष थे उन पर उनको गर्व महसूस होने लगा और इसी का परिणाम था कि भारत में उग्र राष्ट्रवादी विचारों को प्रोत्साहन मिलने लगा। इसी समय कुछ ऐसी अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, उन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ भारतीयों में उग्र राष्ट्रवादी विचारों को पनपने का मौका दिया। कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की अगर मैं बात करूं तो जैसे जापान 1868 ईस्वी में जो मेइजी युग जिसे कहा जाता है, जापान में पुनर्स्थापना का दौर जिसे कहा जाता है, या जापान के आधुनिकरण।
1868 से पहले जो जापान है वो एशिया का ही एक देश है और वो बहुत पिछड़ा हुआ था, सामंतशाही जीवन प्रणाली थी और वो भारत से भी ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। लेकिन 1868 ईस्वी के बाद जापान में जो एक नए दौर की शुरुआत हुई और जापान के लोगों ने अपने स्थानीय प्रयासों से अपने देश को एक आधुनिकीकरण किया और कुछ समय के बाद में यानी 20वीं सदी के दशकों में जापान विश्व की एक महाशक्ति के रूप में उभर करके आता है और इसमें किसी विदेशी सत्ता का हाथ नहीं था, किसी विदेशी ताकत का हाथ नहीं था, बल्कि जापान के लोगों ने अपने स्वयं के प्रयासों से एक जापान को एक विश्व की एक महाशक्ति के रूप में खड़ा कर दिया, जापान को एक मॉडर्न देश के रूप में बना दिया, जो अपनी औद्योगिक क्रांति में भी हर प्रकार की चीजों का उत्पादन करने लगा, हर प्रकार की तकनीकी प्रगति वहां पर हो रही थी। तो जापान के इस प्रकार से एक वैभवशाली शक्ति के रूप में उदय ने इसने यूरोपीय लोगों के इस मिथक को तोड़ दिया कि यूरोपीय देशों के सहयोग के बिना विश्व का कोई देश समृद्धि और प्रगति नहीं कर सकता। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का यह कहना कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ही भारत की आधुनिक बनाएगा, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के द्वारा ही भारत में आर्थिक समृद्धि ली जाएगी और भारत को एक पहचान मिलेगी, उस मिथक को तोड़ करके रख दिया जापान के उदय ने। और भारत के उग्र राष्ट्रवादी विचारों में विश्वास रखने वाले लोगों को इस बात से प्रोत्साहन मिला कि जब जापान अपने स्वयं के बल पर, अपने स्वयं के आत्मविश्वास के बल पर, स्वयं के आत्मगौरव के बल पर, स्वयं के आत्म बलिदान के बल पर, स्वयं की देशभक्ति की भावना के बल पर जब एक नवोदित शक्ति बन सकता है तो भारत जैसा देश अपने स्वयं के संसाधनों के आधार पर स्वयं से शासित होकर के क्यों एक आधुनिक देश नहीं बन सकता। इसने लोगों को इसलिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद, ब्रिटिश शासन के खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक आक्रामक अभियान चलाने के लिए प्रेरित किया। इसी तरह की अगर हम कुछ घटनाएं देखें कि 1896 ईस्वी में अफ्रीका का एक देश है पूर्वी तट का इथियोपिया के हाथों इटली की पराजय हो जाती है और 1905 ईस्वी में जब जापान एक यूरोप की एक बहुत बड़ी महाशक्ति रूस को पराजित करता है तो यूरोपीय लोगों की अजेयता का जो भ्रम है वो भी टूट करके बिखर जाता है, क्योंकि यूरोपीय लोगों के बारे में ये कहा जाता था कि अंग्रेजों के बारे में विशेषकर ये कहा जाता था कि उनको कोई पराजित नहीं कर सकता, एशियाई शक्तियों में वो दम नहीं है कि वो यूरोपीय शक्तियों को, ये यूरोपीय नस्ल के लोगों को पराजित कर सके सैनिक कौशल में, रण कौशल में। लेकिन इथियोपिया के लोगों ने इटली को पराजय दी 1896 ईस्वी में और जापान के हाथों 1905 ईस्वी में रूस की पराजय हुई। इसने भारत के लोगों में मन में यह विचार पैदा किया कि अंग्रेजों को भी पराजित किया जा सकता है, सिर्फ आवश्यकता है अपने आत्मविश्वास की, अपने आत्मसम्मान और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना की। तो इन कारणों से भी ये जो अंतरराष्ट्रीय घटनाएं थी इससे भी भारत में उग्र राष्ट्रवादी विचारों को प्रोत्साहन मिला। इसी के अलावा अगर हम बात करें आयरलैंड, रूस, मिस्र, तुर्की और जापान में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए, दक्षिण अफ्रीका के बोअर युद्ध से जनित आत्मविश्वास, आत्म बलिदान और देशभक्ति की भावना ने भी लोगों में, भारत में उग्र राष्ट्रवाद को पनपने का मौका दिया, उग्र राष्ट्रवाद को आविर्भाव होने का मौका दिया या कांग्रेस में एक विचारधारा के रूप में धीरे धीरे अतिवादी राजनीति है वो स्थापित होने लगी, गर्मपंथी राष्ट्रवादी नेता है वो अपना स्थान बनाने लगे। तो ये अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव था। इसी प्रकार से हम बात करें कि उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष जो पैदा हुआ था उसने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसके कारण से, क्योंकि उदारवादी की उपलब्धियों में अगर सफलता मिल गई होती तो शायद उग्र राष्ट्रवादी विचारधाराओं के जो समर्थक जो लोग थे उनको वो स्पेस नहीं मिल पाता कि वो अपनी उग्र राष्ट्रवादी की भावना को या उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियों को कांग्रेस के अंदर एक विचारधारा के रूप में स्थापित कर पाते। लेकिन उदारवादियों की जो उपलब्धि थी, किसी भी प्रकार की जमीनी स्तर पर कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने एक जरूर काम किया था, आर्थिक राष्ट्रवाद की नींव और राजनीतिक चेतना जगाने का काम। तो उदारवादियों की उपलब्धियों से जो असंतोष हुआ, उदारवादियों की कोई उपलब्धि नहीं हुई और उससे जो वैक्यूम पैदा हुआ, उस वैक्यूम को भरने का काम किया उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा के समर्थक लोगों ने। और उग्र राष्ट्रवादी विचारों में विश्वास रखने वाले लोगों ने उदारवादियों को कहा कि तो अवसरवादी लोग हैं, इन्होंने एक तरह से ब्रिटिश शासन से भीख मांग रहे हैं, जबकि ब्रिटिश शासन उनके हर प्रकार के भीख के प्रस्ताव को अस्वीकार कर रही है। ये पद और उपाधि के लालच है, इनको भारत को किसी भी प्रकार से राजनीतिक अधिकार मिले इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये लोग हैं ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में विश्वास कर रहे हैं, जबकि ब्रिटिश शासन किसी भी प्रकार से न्यायप्रिय नहीं है। तो उदारवादियों की उपलब्धियों से जो असंतोष पैदा हुआ उसने शिक्षित
बेरोजगार नवयुवकों को भी उग्र राष्ट्रवादियों के साथ जाने का मौका दिया। इसने भारत की जनता को भी इन उग्र राष्ट्रवादियों के विचारों का समर्थक बनाया। उग्र राष्ट्रवादियों को भी अपनी गतिविधियों को प्रचारित और प्रसारित करने का मौका मिल गया और उन्होंने उदारवादियों की राजनीति को कहा कि देख लीजिए इन लोगों की 20 साल की राजनीति में हमको क्या हासिल हुआ। हमको सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत और ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा सिर्फ बेवकूफ बनाया गया है। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हमारे सब कुछ हैं और हम उनसे भीख मांग रहे हैं। हम अपने ही अधिकारों के लिए भीख मांग रहे हैं, अपने ही देश के संसाधनों को न लूटने के लिए भीख मांग रहे हैं, अपने ही जमीन के लिए हम भीख मांग रहे हैं। ये कैसी वो राजनीति है? इस राजनीति से हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इसलिए हमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ हर संभव तरीके का इस्तेमाल करना होगा, अपने अभियान को चलाने के लिए, अपने राष्ट्रवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए। तो उदारवादियों की उपलब्धियों से जो असंतोष पैदा हुआ, जो वैक्यूम पैदा हुआ, उसके कारण से भी उग्र राष्ट्रवाद को पनपने का मौका मिला। ऐसे ही एक अगर हम कारण की बात करें तो लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने भी उग्र राष्ट्रवाद को या अतिवादी राजनीति को पनपने का मौका दिया। अगर हम लॉर्ड कर्जन जो 1898 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक 7 साल तक वो भारत के वायसराय रहते, तो लॉर्ड कर्जन को बहुत बड़ा प्रतिक्रियावादी जो वायसराय है वो माना जाता है, जो भारत को हर प्रकार की किसी भी प्रकार का अधिकार देने का समर्थक नहीं था। वो तो यहां तक भी कहता था कि कांग्रेस का ही अस्तित्व समाप्त कर देना है। इसी ने बंगाल विभाजन का जो फैसला लिया, इसी ने यूनिवर्सिटीज पर सरकारी नियंत्रण कर दिया, इसी ने कॉरपोरेशन एक्ट लाया, इसी के समय में एक तरह से जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनका तेज गति से दमन किया गया। तो लॉर्ड कर्जन के अगर मैं वायसराय काल को देखूं तो 3 शब्दों में मैं रख सकता हूं। वो उसकी भूलों के लिए विभिन्न प्रकार के कमीशन और शिष्टमंडल के लिए याद किया जाता है। बंगाल का विभाजन कर दिया गया, भारत में राष्ट्रवादी चेतना का गला घोटने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, उदारवादियों की गतिविधियों पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए लॉर्ड कर्जन ने प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई और वो कांग्रेस के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए उत्सुक था। तो लॉर्ड कर्जन की जब इस तरह की गतिविधियां हुई कि लॉर्ड कर्जन हर हालात में ब्रिटिश शासन के उपनिवेशवादी जो नियंत्रण है उसको और भी भारतीयों पर मजबूती से कसना चाहता था और उसने भारतीयों प्रेस को, भारत के राष्ट्रवादी कवियों को या भारत के राष्ट्रवादी राजनेताओं को किसी भी प्रकार के वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार देने के मूड में नहीं था। वो हर हालत में ये चाहता था कि ब्रिटेन की सर्वोच्चता को किसी भी प्रकार की किसी के द्वारा कोई चुनौती नहीं मिले। तो लॉर्ड कर्जन की नीतियों ने भी भारत में जो पहले लोग उदारवादियों की राजनीतियों के समर्थक थे, वही लोग धीरे धीरे करके आक्रामक हो गए, उग्र राष्ट्रवादी हो गए, उग्र राष्ट्रवादी अतिवादी राजनीति के समर्थक हो गए। और उन्होंने कहा कि जब तक ब्रिटिश हुकूमत से दो हाथ नहीं किया जाएगा, ब्रिटिश हुकूमत को उसके ही तरीकों से जब तक चुनौती नहीं दी जाएगी, तब तक ब्रिटिश हुकूमत है भारतीयों को किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार देने वाली नहीं है। इसके लिए हमें आत्मत्याग, अपने आत्मसम्मान में वृद्धि करनी होगी, देश के लिए सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहनी होगी। इन सब का परिणाम था उग्रवादी राष्ट्रवादी राजनीतियों का आविर्भाव, अतिवादी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्योंकि किसी भी प्रकार के विचार को पनपने के लिए सबसे पहले उन विचारों का अस्तित्व में रहना आवश्यक होता है। उग्र राष्ट्रवाद को या अतिवादी राजनीति को भी पहले से विद्यमान कुछ राष्ट्रवादी विचारों से प्रोत्साहन मिला। उन उग्र राष्ट्रवादी विचार संप्रदाय का उदय, तो जैसे बंगाल में राजनारायण है, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, अश्विनी कुमार दत्त, महाराष्ट्र में तिलक, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और पंजाब में लाला लाजपत राय वो लोग थे जिन्होंने ये कहा कि इस ब्रिटिश शासन के खिलाफ हमें अपने आत्मसम्मान में वृद्धि करनी होगी, संवैधानिक तरीकों से इतर जाकर के अपने अधिकारों के लिए प्रयास करना होगा और हम जब तक आत्मत्याग और आत्म बलिदान की भावना के साथ तैयार नहीं हो जाते तब तक हम ब्रिटिश हुकूमत पर कोई भी दबाव, कोई भी प्रेशर नहीं डाल पाएंगे और अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए इस ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के लिए हमें हर संभव तरीके का इस्तेमाल करना होगा। और तिलक ने तो इसके लिए एक तरह से मुहिम ही छेड़ी। विपिन चंद्र पाल, अश्विनी कुमार दत्त, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और पंजाब में लाला लाजपत राय और बंगाल में अरविंद घोष ने तो यही कह दिया कि मेरा देश ही मेरी माँ है और मैं जिस प्रकार से अपनी माँ की वंदना करता हूँ उसी प्रकार से मैं मेरी देश की वंदना करता हूँ। तो सबसे पहले जो देश को भारत माता का जो दर्जा देने वाले व्यक्ति थे वो अरविंद घोष ही थे। अरविंद घोष ने कहा कि मेरी माँ के ऊपर कोई दूसरा शासन करे, ये मेरी माँ का उत्पीड़न है, मेरी माँ का शोषण है। तो उन अरविंद घोष ने तो उस आक्रामक विचार का प्रचार किया
कि एक विदेशी मेरी माँ के ऊपर शासन कर रहा है, एक विदेशी मेरी माँ का उत्पीड़न कर रहा है, शोषण कर रहा है, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं कैसा इस माँ का बेटा हूँ। तो भारत माता को एक माँ के रूप में जो दर्जा देने वाले, एक देश की एक माता के रूप में वंदना करने वाले व्यक्ति थे, वो अरविंद घोष थे। और अरविंद घोष के विचारों में जो आक्रामकता थी, उग्र से उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला और इसका व्यापक रूप है वो 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के फलस्वरूप जो स्वदेशी आंदोलन पैदा हुआ उसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा उग्र राष्ट्रवादी विचारों का उदय किस कारण से हुआ? प्रशिक्षित नेतृत्व का विकास होता, क्योंकि कांग्रेस के 1885 से 1905 ईस्वी तक की जो भी गतिविधियां रही, उनकी जो भी लिमिटेशंस रही है, उसकी उपलब्धियों अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई हो, लेकिन कांग्रेस की जिस प्रकार से वार्षिक अधिवेशन होते थे, जिस प्रकार से समस्याओं पर डिस्कशन होता था, जिस प्रकार से एप्लीकेशन तैयार किए जाते थे, अलग अलग क्षेत्रों की समस्याओं को वार्षिक अधिवेशन में उनका वाचन किया जाता था, उससे एक ऐसा नेतृत्व खड़ा हो गया था जो कि किसी भी प्रकार की नए दौर की राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत करने के लिए पर्याप्त था। तो जो मैं बात कर रहा हूं कि विपिन चंद्र पाल या अश्विनी कुमार दत्त या तिलक या लाला लाजपत राय, ये सभी वो लोग थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से, उसकी रणनीतियों के माध्यम से इन्होंने एक नेतृत्व करने की क्षमता विकसित हो गई थी। और यही वो नेतृत्वकारी थे जिन्होंने उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को एक स्वरूप दिया, एक दिशा दी, एक संगठन प्रदान किया और प्रशिक्षित नेतृत्व का विकास हो गया था। इसके कारण से भी भारत में उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रोत्साहन मिला, उग्र अतिवादी राजनीति के दौर की शुरुआत हुई। अब हम बात कर लेते हैं कि उग्र राष्ट्रवादी के आखिरकार कार्यक्रम क्या थे, इसकी सिद्धांत क्या थे और रणनीति, यानी किस प्रकार की रणनीतियों को इसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया। तो उग्र राष्ट्रवाद के अगर हम सिद्धांत की बात करें कि थ्योरी के रूप में उग्र राष्ट्रवाद किन चीजों को लेकर के चला, तो उग्र राष्ट्रवाद सबसे पहले अपनी सभ्यता और संस्कृति पर इसने गर्व करना सिखाया। स्वधर्म और स्वराज की स्थापना करना इनका सिद्धांत था। सांस्कृतिक विरासत से ये प्रेरणा प्राप्त करते थे। इनको लगता था कि उग्र राष्ट्रवादी जो विचारकों को ये लगा कि जब उन्होंने समाज सुधारकों से प्रेरणा ली कि पश्चिम के जीवन मूल्यों से हमें कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है, हमारे देश की अगर हम पुरातन संस्कृति पर जाकर के गौर करें तो मैं हर प्रकार के जीवन मूल्य, हर प्रकार के स्वशासन की परंपरा, हर प्रकार की प्रगतिशील मूल्य है, उसकी झलक हम अपनी संस्कृति में ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इनके जिन थ्योरीज को लेकर के ये उग्र राष्ट्रवादी चले, उनमें थे स्वधर्म और स्वराज्य की स्थापना, सांस्कृतिक विरासत से इन्होंने प्रेरणा प्राप्त की और भारत, इनका ये मानना था थ्योरी के रूप में, सिद्धांत के रूप में कि भारत को एक पराधीन देश के साथ व्यवहार नहीं किया जाए, क्योंकि ये उनके मन को बहुत खटकता था। तो अरविंद घोष ने तो भारत को माँ ही मान लिया था, माँ के रूप में ही वंदना करते थे और शायद वो अरविंद घोष के द्वारा दिया गया विचार है कि आज भी हम अपने देश को भारत माता के रूप में वंदना करते हैं। तो इन लोगों को ये लगता था कि भारत सब देशों से समान स्तर पर और आत्मसम्मान से मिले, एक पराधीन देश के नाते भारत के साथ में व्यवहार नहीं किया जाए या भारत की क्षमताओं को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ये इनका जो सिद्धांत है वो केवल राजनीति के चंगुल से मुक्त होना तक ही नहीं था, बल्कि इससे अधिक व्यापक और गूढ़ था। अर्थात भारत के सभी लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना है वो जगाना चाहते थे। तो ये तो हो गए इनके सिद्धांत कि स्वधर्म स्वराज्य की स्थापना, अपनी सांस्कृतिक विरासत से प्रेरणा ले, भारत सब देशों से समान स्तर पर और आत्मसम्मान से मिले और केवल राजनीति तक ही इनके सिद्धांत नहीं थे, बल्कि राजनीति से परे जाकर के भी इन्होंने व्यापक लक्ष्यों को अपने सिद्धांतों में सामाजिक किया। यानी सामाजिक समानता की भी काफ़ी अर्थों में ये कहें कि भारत के लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार किया जाए या भारत के सांस्कृतिक प्रेरणा है वहाँ से प्रेरणा प्राप्त की जाए, यानी सांस्कृतिक विसंगतियों को दूर करने की भी इन्होंने बात की थी कुछ हद तक। हालांकि तिलक है वो काफ़ी अपनी सोच में रूढ़िवादी थे, लेकिन फिर भी क्योंकि एक व्यापक उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे तो राजनीति में उपनिवेशवाद के प्रभाव को सीमित तो करना ही था। इसके अलावा भी ये चाहते थे कि भारत के लोग एक सिर्फ भारत माता की वंदना करें, एक देश के लिए सोचें, सामाजिक और अपने सांस्कृतिक मतभेदों को राष्ट्रीय हितों पर हावी नहीं होने दें। इसके लिए उन्होंने कुछ कार्यक्रम और रणनीति, ये तो इन्होंने सिद्धांत तो तय कर दिए, लेकिन उग्र राष्ट्रवादी अतिवादी राजनीति के पैरोकार जो लोग थे उन्होंने कुछ कार्यक्रम बनाए और उसी के अनुसार उन्होंने अपनी रणनीतियां भी बनाई। तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि आत्मसहायता, आत्म बलिदान और निष्क्रिय प्रतिरोध, इन तीन चीजों को अपनी रणनीति और अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। आत्म सहायता का मतलब हमें स्वयं की सहायता खुद ही करनी होगी, अर्थात हमें अपनी
उद्धारक स्वयं बनना होगा, अपने प्रयासों से अपने लक्ष्यों को हासिल करना होगा, अपने अधिकारों को हासिल करना होगा। लेकिन आत्म सहायता के दम पर हम तभी अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं जब हम देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार हों, अर्थात जब हम मुझ में देश के लिए समर्पण की भावना हो, देश के लिए अपने को अर्पित करने का भाव हो, अपने को देश के लिए बलिदान करने का भाव हो। तो आत्म सहायता, आत्म बलिदान और निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध में इसका मतलब यह था कि विदेशी सत्ता के नियमों कानूनों की अवहेलना करना, उसके सामानों का बहिष्कार करना और उसके स्वदेशी को प्रचारित और प्रसारित करना, संवैधानिक तरीकों से परे जाकर के ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों को लामबंद करना, ब्रिटिश शासन के वास्तविक चरित्र को लोगों के बीच में उजागर करना, और इसके अलावा आक्रामक अभियान चलाना, और इसके अलावा रैलियां करना, और अगर हम कहें तो बहिष्कार और स्वदेशी की रणनीति को अपनाना, ये इनके निष्क्रिय प्रतिरोध थे जिसमें ब्रिटिश सरकार के साथ में किसी भी प्रकार के सहयोग की कोई बात नहीं थी। इन लोगों को जो इनकी एक और रणनीति थी कि उदारवादी जो राजनीति के जो लोग थे, या जिसे हम कहें कि नरमपंथी राजनीति के जो राष्ट्र नेता थे, उनको भारतीय जनता की शक्ति में, भारतीय जनता की संभावनाओं में कोई विश्वास नहीं था। उनको लगता ही नहीं था कि भारतीय जनता है वो अपने स्वयं के प्रयासों से अपने अधिकार हासिल कर सकती है, या भारतीय जनता है वो अपना शासन स्वयं संभाल सकती है। लेकिन उग्र राष्ट्रवादी लोग हैं वो नरमपंथी राजनेताओं से इस मामले में बिल्कुल भिन्न थे कि उनको जनता की शक्ति में असीम विश्वास था, जनता के बीच राजनीतिक कार्य करने पर जोर देते थे, और जनता की सीधी राजनीतिक कार्रवाई पर भी इन्होंने जोर दिया, अर्थात जनता को व्यापक तौर पर हड़ताल और प्रदर्शन करके ब्रिटिश शासन की कार्यप्रणाली को ठप करना होगा। और इन लोगों को, राष्ट्रवादी लोगों को लगता था कि भारत की जनता में वो पोटेंशियल है, भारत की जनता में वो संभावना है, वो क्षमता है और वो शक्ति है कि वो ब्रिटिश शासन को एक तरह से दबाव में ला सकती है और ब्रिटिश शासन से अपने अधिकारों की प्राप्ति करने में सक्षम है। और भारतीय जनता को अगर अपने शासन करने का अवसर मिले, भारतीय जनता को अगर सरकारी सेवा में जाने का मौका मिले, तो अपने वो सारे कार्यों को अच्छे से निष्पादित कर सकती है। इनका जो उग्र राष्ट्रवादियों का जो राष्ट्रवाद था वो भावुकता से परिपूर्ण था। भावुकता से परिपूर्ण, जैसे मैंने बात की कि वो देश की वंदना को सबसे ज्यादा महत्व देते थे और उन्होंने देश को भारत माता का ही दर्जा दे दिया। इसमें सभी आदर्शों का समावेश किया गया था और इनको जहां से भी इनके राष्ट्रवादी आंदोलन को, इनकी उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को जिन आदर्शों से, जिन व्यक्तित्वों से, जिन ऐतिहासिक पुरुषों से प्रेरणा मिलती थी, उन सभी को इन्होंने आत्मसात किया। इन्होंने, उग्र राष्ट्रवादियों ने दुर्गा माता, काली माता, या इन्होंने हम कहे कि शिवाजी, या इन्होंने गणपति की वंदना करके लोगों में एक आक्रामक राष्ट्रवादी की भावना का प्रचार प्रसार किया। अर्थात इन्होंने किसी भी प्रकार के ऐसे आदर्शों को अपनाने से परहेज नहीं किया जो उनकी गतिविधियों के संचालन में सहायक हो सकते थे। लेकिन इनका राष्ट्रवाद था वो भावुकता से परिपूर्ण था, और भावुकता से परिपूर्ण होने के कारण से कभी कभी ये संप्रदायवादी भी हो गया। संप्रदायवादी होने का परिणाम ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो मुसलमान थे प्रारंभिक दौर के, जिन्होंने उदारवादी नरमपंथियों के साथ सहयोग अपनाया था, जब उग्र राष्ट्रवादी के अधीन हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल उग्र राष्ट्रवादी की भावना को और क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाने लगा, तो धीरे धीरे मुसलमानों में एक पृथकतावाद और अलगवाद की भावना एक मध्यम तरीके से, एक मैं कहूँ कि सैन्य है, उसकी शुरुआत हो गई। संप्रदायवाद को अपनाने से दीर्घकालिक भारतीय राजनीति पर इसका दुष्परिणाम पड़ा, लेकिन उग्र राष्ट्रवादी उस तात्कालिक समय में भावुकता से परिपूर्ण थे और उनको जो लगता था कि जिस मुद्दे के आधार पर, या जिस ऐतिहासिक व्यक्तित्व को अपनाकर, या जिस धार्मिक पुरुष को अपने साथ लेकर के वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लामबंद कर सकते हैं ब्रिटिश शासन के खिलाफ, उन्होंने उन तात्कालिक परिस्थितियों में उसको अपनाया। अगर तात्कालिक परिस्थितियों में ये देखा जाए तो वो उनका जो रणनीति है वो गलत नहीं थी, लेकिन कोई भी जो तात्कालिक जो घटना, तात्कालिक बेनिफिट के लिए जो उपाय किया जाता है, वो अक्सर हम वहां पर इसलिए चूक कर देते हैं क्योंकि हम उसके दीर्घकालिक परिणामों पर, हम कभी दीर्घकालिक परिणामों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो यहाँ पर उग्र राष्ट्रवादियों से भी यही भूल होती है, यही चूक होती है, जब वो हिंदू प्रतीकों का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम जो राष्ट्रवादी थे प्रारंभिक दौर के, वो धीरे धीरे करके भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से दूरी बनाने लग जाते हैं। और इसी का परिणाम था कि बाद में बंगाल विभाजन के खिलाफ मुसलमानों को भड़काना या मुस्लिम लीग की स्थापना करना, मोरले मिंटो सुधार के माध्यम से मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन के प्रणाली उन पर लागू करना। लेकिन उस समय, जैसा कि मैं बात कर रहा हूं, तात्कालिक समय में उग्र राष्ट्रवादी राजनेताओं को सिर्फ
ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ एक सशक्त जनमत तैयार करना था। इसलिए उन्होंने उन हर संभव प्रतीकों को, हर संभव आदर्शों को, हर संभव ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को इस्तेमाल किया जो उनके उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकते थे। इसलिए उनके धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल को हमें उनकी तात्कालिक परिस्थितियों, तात्कालिक आवश्यकताओं के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अगर हम प्रत्येक की अगर वर्तमान संदर्भ में अगर हम व्याख्या करने लगे वर्तमान संदर्भ में, तो शायद ही हमारी कोई एक ऐसा अच्छा तत्व हो जिसको हम प्रेरणा ले सकें। लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों में उनका कार्य है वो उल्लेखनीय था। तात्कालिक परिस्थितियों में उनका कार्य है वो समय की मांग थी, और उनके समय की मांग यही थी कि भारतीय जनता को किस प्रकार से ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ जोड़ा जाए। तो राष्ट्रवाद भावुकता से परिपूर्ण था। इसमें अगर तात्कालिक परिस्थिति में देखा जाए तो कोई खामी नहीं थी, कोई त्रुटि नहीं थी। दीर्घकालिक दृष्टि से इसने एक प्रकार से धीरे धीरे संप्रदायवाद की धारणा का जन्म है वो दिया, और उसी प्रकार की नीति पर धीरे धीरे देश आगे बढ़ने लगा। इनके संघर्ष के जो तरीके थे वो उदारवादी और नरमपंथियों से बिल्कुल अलग थे। जैसे मैंने बात की है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, केवल स्वदेशी को अपनाना है। स्वदेशी को अपनाएंगे तभी हम भारत माता की सही अर्थों में वंदना कर पाएंगे, ऐसा इनका मानना था। जनसभाएं करना और विरोध प्रदर्शन करना, स्वयंसेवी संगठन और समितियों का गठन करके ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुप्त रूप से विभिन्न अभियानों को अंजाम देना, परंपरागत और लोकप्रिय उत्सवों का जुझारू राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रचार प्रसार में उपयोग करना, जैसा कि तिलक ने किया। तिलक ने गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव वो स्थानीय लोगों को उस आक्रामक राष्ट्रवादी भावना से जोड़ने के लिए इन उत्सवों का प्रयोग किया। उन्होंने शिवाजी को जब औरंगजेब के जो खिलाफ है, औरंगजेब को एक विदेशी शासक के रूप में चित्रित किया, और शिवाजी के जो संघर्ष थे औरंगजेब के खिलाफ उसको एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में चित्रित किया। तो इस परंपरागत और लोकप्रिय उत्सवों का जुझारू राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार में उपयोग करने की जो टूल्स है उसको इन उग्र राष्ट्रवादियों ने अपनाया। आत्मविश्वास, आत्मशक्ति की भावना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमारे आत्मविश्वास और आत्मशक्ति के आधार पर ही ब्रिटिश हुकूमत को झुकाया जा सकता है, और इसके लिए हमें सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहना होगा। इसके अलावा स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा पर इनके द्वारा बल दिया गया। स्वदेशी और भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन, और सांस्कृतिक जगत का में भी प्रभाव हुए, अर्थात भारतीय कला विदेशी कला के प्रभाव से मुक्त हुई। नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे जो भारतीय जो स्वदेशी परंपरा वाले कलाकार है वो विकसित हुए इस समय। और कई कहते हैं कि 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का भी गठन हुआ, और कई विद्यापीठ की स्थापना हुई स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो इन जो उग्र राष्ट्रवादी लोगों ने इन सारे संघर्ष के तरीकों को अपनाया। अब हम बात कर लेते हैं कि उग्र राष्ट्रवाद की धाराएं। उग्र राष्ट्रवाद की जो धाराएं हैं वो मुख्यतः दो रूपों में देखने को मिलती है। एक उग्र राष्ट्रवाद की धाराएं वो थी एक तो उग्र राष्ट्रवाद के उग्र राष्ट्रवादी विचारक जिन्होंने उग्र राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि तैयार की, उग्र राष्ट्रवाद के बारे में लोगों को सोचने के लिए प्रेरित किया, और लोगों के लिए संघर्ष के नए नए तरीके प्रस्तुत किए। तो उग्र राष्ट्रवादी विचारक, उग्र राष्ट्रवाद की दो धाराएं थे। एक तो उग्र राष्ट्रवादी विचारक जिसमें लाल, बाल, पाल, लाल का मतलब लाला लाजपत राय जो पंजाब में थे, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत। इन्होंने लोगों को बताया कि क्यों हमें उग्र राष्ट्रवादी अभियान की आवश्यकता है, क्यों हमें अतिवादी राजनीति की आवश्यकता है, और इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें भारतीय जनता की शक्ति पर कहां तक विश्वास करना है। तो ये उग्र राष्ट्रवादी विचारक, ये उग्र राष्ट्रवाद की एक धारा थी। लेकिन इन उग्र राष्ट्रवादी विचारकों के प्रभाव से प्रेरणा लेकर के कुछ ऐसे नवयुवक हैं वो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए, और क्रांतिकारी गतिविधियों के रूप में भी उग्र राष्ट्रवाद की एक अतिवादी धारा है वो प्रकट होती है, जिन्होंने व्यक्तिगत हिंसा के माध्यम से, व्यक्तिगत आत्मबलिदान के माध्यम से ब्रिटिश शासन को डराने और धमकाने का कार्य किया। इन क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में हम अलग से एक व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तो उग्र राष्ट्रवाद की धारा को जब भी हम बात करते हैं तो क्रांतिकारी गतिविधियों की भी शुरुआत हुई, और उग्र राष्ट्रवादी विचार क्रांतिकारी गतिविधियों में जैसे कि सावरकर बंधु हैं, या कलकत्ता की जो ढाका की अनुशीलन समिति है, और मित्र मेला है, और संध्या है, वंदे मातरम है, भारत माता जैसे संगठन है, उनका विकास हुआ। और इन लोगों ने कई क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। ब्रिटिश शासन में एक दहशत भी पैदा की, कुछ ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना भी बनाया गया, और इन क्रांतिकारियों ने जो प्रेरणा ली थी वो उग्र राष्ट्रवादी विचारकों से ली थी। लेकिन उग्र राष्ट्रवादी विचारक स्वयं ने कभी भी राजनीतिक हिंसा का सहारा नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इस प्रकार का भाव है वो नवयुवकों में पैदा कर दिया कि आत्मविश्वास, आत्मशक्ति और आत्म बलिदान का तात्पर्य इन्होंने ये लगाया कि ब्रिटिश अधिकारियों की और जो भारत का शोषण करने वाले, भारत के पक्ष में विपक्ष में बोलने वाले ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करके वो शायद ब्रिटिश शासन पर इस प्रकार का डर, दबाव
पैदा कर देंगे कि ताकि वो भारत को, भारत के लोगों के अधिकार दे, भारत के लोगों को शायद शासन करने का अधिकार है वो सौंप दें। तो क्रांतिकारी गतिविधियों के रूप में भी उग्र राष्ट्रवाद की एक धारा है वो देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें कि उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख सूत्रधार, कि उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख सूत्रधार कौन थे, अगर क्षेत्र के रूप में बात करें तो 3 क्षेत्रों में उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन मिला। क्षेत्रों की बात करूं तो बंगाल तो राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का केंद्र था और कांग्रेस के सारे जो ड्राफ्ट हो, कांग्रेस की जो गतिविधियों का जितना भी खाका बनाना हो या महत्वपूर्ण जो नेता हो, ज्यादातर बंगाल से आते थे। तो उग्र राष्ट्रवाद के अगर सूत्रधार की बात करूं क्षेत्र के हिसाब से तो 3 क्षेत्र नजर आते हैं। एक तो बंगाल, जहां पर मैंने बात की अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल है जैसे लोग थे, और इसके अलावा महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक मिल जाएंगे, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर मिल जाएंगे, पंजाब में लाला लाजपत राय मिल जाएंगे। और अगर हम व्यक्तित्व की बात करें कि उग्र राष्ट्रवाद को जिन्होंने एक विचार दिया, एक अभिव्यक्ति दी और उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को कांग्रेस के अंदर स्थान प्रदान किया, उन व्यक्तियों की अगर मैं बात करूं तब तो लाल बाल पाल अरविंद और लाला लाजपत राय का नाम है वो सामने आता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और इनके बारे में हम अलग से इन प्रत्येक जो पर्सनालिटी के बारे में अलग से एक व्याख्यान है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए, कौन कौन से संगठन बनाए, किन संगठनों से जुड़े रहे। अब हम बात कर लेते हैं कि इस उग्र राष्ट्रवादी राजनीति के परिणाम क्या हुए। उग्र राष्ट्रवादी राजनीति के परिणाम को अगर बात करूं तो उग्र राष्ट्रवादी राजनीति का जो अगर देखूं मोटे तौर पर तो उग्र राष्ट्रवाद कांग्रेस के अंदर क्या था कि उग्र राष्ट्रवाद कांग्रेस के अंदर सिर्फ वैचारिक और व्यक्तित्वों की टकरार थी। विचार के स्तर पर वो नरमपंथियों की राजनीति से सहमत नहीं थे और व्यक्तित्वों की टकराहट भी थे, क्योंकि तिलक गोखले और फिरोज मेहता को पसंद नहीं करते थे और तिलक है और उससे संबंधित जो लाला लाजपत राय या विपिन चंद्र पाल है, अरविंद घोष, उसको गोखले और फिरोज मेहता जैसे उदारवादी लोग हैं वो पसंद नहीं करते थे। तो इससे कांग्रेस में एक वैचारिक और व्यक्तित्वों की टकराहट के दौर की शुरुआत हुई उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा से। एक सशक्त विदेशी आंदोलन है उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के फलस्वरूप है वो विदेशी शासन के खिलाफ छेड़ा जा सका। स्वराज कांग्रेस का प्रमुख प्रस्ताव बना, ये भी उग्र राष्ट्रवादियों का ही था, क्योंकि जो नरमपंथियों का तो ये मानना ही था कि ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि भारत में से ब्रिटिश शासन की समाप्ति हुई। ये तो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का बढ़ता हुआ प्रभाव था, बढ़ता हुआ दबाव था कांग्रेस के ऊपर कि 1906 ईस्वी में दादाभाई नेहरू जी को कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। तो स्वराज कांग्रेस का प्रमुख प्रस्ताव बना, इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान था वो उग्र राष्ट्रवादियों का था। कांग्रेस में विभाजन भी इसी उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण हुआ। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है, जिसमें कांग्रेस पर 1915 ईस्वी तक, मैं कहूं कि 1915 ईस्वी तक नरमपंथियों का प्रभाव रहता है। नरमपंथी विदेशी हुकूमत अंग्रेजों के झांसे में बहकावे में आ जाते हैं और उग्र राष्ट्रवादियों का अंग्रेज हुकूमत के द्वारा नरमपंथियों को अपने प्रभाव में, अपने कब्जे में, अपने विश्वास में लेकर के उग्र राष्ट्रवादियों का दमन किया जाता है बड़े पैमाने पर। तो कांग्रेस में जो विभाजन की जो रेखा खींची गई, विभाजन का जो आधार तैयार हुआ वो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण हुआ। लेकिन उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जनता की भागीदारी बढ़ी। जैसा कि हम पढ़ेंगे जब स्वदेशी आंदोलन की जब हम बात करेंगे कि स्वदेशी आंदोलन होता है जिसमें बड़ी संख्या में पहली बार युवकों ने और महिलाओं ने बड़े पैमाने पर भागीदारी की, मध्यम वर्ग के शिक्षित वर्ग की बड़े पैमाने पर भागीदारी की। तो जनता की भागीदारी उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ी। ब्रिटिश हुकूमत को भारतीयों की बढ़ती राजनीतिक चेतना का एहसास हो गया, इसीलिए 1905 से और 1915 ईस्वी के बीच में ब्रिटिश हुकूमत ने यह प्रयास किया, चाहे वो बंगाल विभाजन की बात हो, सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो, मुस्लिम लीग को खड़ा करना हो, मोरले-मिंटो सुधार की बात हो, उनको जब ये लगा कि उग्र राष्ट्रवादी के अधीन भारतीयों की वास्तविक राजनीतिक चेतना है वो प्रकट हो रही है, भारतीयों में राष्ट्रीय जागरण की भावना फैल गई है, तो उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति का सहारा लेकर के उदारवादियों को उग्र राष्ट्रवादियों के खिलाफ कर दिया और उग्र राष्ट्रवादियों को उदारवादियों के खिलाफ कर दिया और मुसलमानों में एक तरह से संप्रदायवादी की भावना को प्रोत्साहन दिया। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं का संगठन है और इसलिए मुसलमानों को अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए एक अलग से संगठन बनाना चाहिए और इस संगठन को ब्रिटिश हुकूमत अपना पूरा सहयोग देगी। तो ब्रिटिश हुकूमत को भारतीयों की बढ़ती राजनीतिक चेतना का एहसास हो गया था, इसलिए उसने फूट डालो राज करो की नीति को भी अपनी शासन की नीति के एक प्रमुख अंग के रूप में अपनाया।
मुस्लिम लीग और मोर्लेमेंटो सुधार का जन्म भी कहीं ना कहीं इस उग्र राष्ट्रवादी राजनीतिक गतिविधियों के कारण संभव हुआ, जिसमें ब्रिटिश शासन है वो उग्र राष्ट्रवादियों की गतिविधियों को दबाने के लिए और उदारवादियों को अपने खेमे में करने के लिए और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय चेतना को विकसित होने से पहले ही समाप्त करने के लिए उसने फूट डालो राज करो की नीति के तहत मुस्लिम लीग और मोर्लेमेंटो सुधारों को जन्म दिया। क्रांतिकारी समितियों का गठन हुआ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि उग्र राष्ट्रवादी विचारकों ने तो विचार रख दिया, लोगों को उस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षित नवयुवक थे जिसमें उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष हो गया था और उन्होंने उग्र राष्ट्रवादी विचारकों से प्रेरणा लेकर के उनको कहा कि आत्म सहायता, आत्मत्याग और आत्म बलिदान की भावना को अपनाते हुए उन्होंने कई क्रांतिकारी समितियों का गठन किया और ऐसे कई संगठनों का जन्म हुआ, जिसमें बाद में कई ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या के लिए कई क्रांतिकारी अभियानों को भी अंजाम दिया गया। तो ये उग्र राष्ट्रवादी राजनीतिक गतिविधियों के ये कुछ परिणाम हैं जो देखने में आते हैं। अगर हम उग्र राष्ट्रवादी राजनीतिक गतिविधियों का मूल्यांकन करें तो कैसे कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन है संवैधानिक प्रतिरोध से एक कदम आगे बढ़ा, अर्थात अब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी की भावना, स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख मांगों के रूप में शामिल कर लिया गया। तो राष्ट्रीय आंदोलन संवैधानिक प्रतिरोध से एक कदम आगे बढ़ गया उग्र राष्ट्रवादी राजनीतिक गतिविधियों के कारण। ब्रिटिश सरकार का नैतिक और वैचारिक पक्ष है वो कमजोर हुआ। जब बंगाल विभाजन के खिलाफ जब सशक्त विरोध हुआ भारतीयों की तरफ से और एक स्वदेशी आंदोलन हुआ और स्वदेशी आंदोलन में जब इन स्वदेशी आंदोलनकारियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाना हो, कार्लाइल सर्क्यूलर निकालना हो या मुस्लिम लीग को खड़ा करना हो या मोर्लेमेंटो सुधार के रूप में भारतीयों को विभाजित करने की बात हो और इसके अलावा क्रांतिकारी समितियों में काम करने वाले नवयुवकों को कारावास, कठोर कारावास की सजा देने की बात हो, तो इनसे लोगों को ये एहसास हो गया कि ब्रिटिश सरकार है अपना विरोध, अपना प्रतिकार भारतीयों की वाजिब मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है और इसका जो है नैतिकता के पक्ष की जो ये दुहाई दे रही है कि भारत के लोगों की भलाई के लिए शासन कर रही है, वो भी भारत में प्रगतिशील मूल्यों को लागू करना चाहता है। उस प्रगतिशील मूल्यों के इसके चेहरे का जो नकाब है वो उतर गया है। इससे ब्रिटिश शासन का एक नैतिक और वैचारिक पक्ष है वो कमजोर हुआ और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो लगातार धीरे धीरे विकसित होने लग गया। जनता की सहभागिता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ने लगी। स्वराज, स्वदेशी, आत्मविश्वास, आत्म बलिदान का भाव है वो प्रबल हुआ उग्र राष्ट्रवादी विचारों के चलते। लेकिन इसके साथ ही कुछ गलत बातें भी हुई, जैसे कांग्रेस का विभाजन हुआ, मुस्लिम लीग का जन्म हुआ और सांप्रदायिकता का विकास हुआ। वो भी उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट थे। लेकिन उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के जो विचारक है वो कभी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस का विभाजन हो, मुस्लिम लीग का जन्म हो या भारत में सांप्रदायिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला। लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों में ने जैसा कहा उग्र राष्ट्रवादियों को जो उचित लगता था वो उन्होंने किया। उन्होंने उसके दीर्घकालिक परिणामों की परवाह नहीं की। उनको तात्कालिक समय में भारतीय जनता के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशक्त चुनौती पेश करनी थी और जिसमें वो काफी हद तक कामयाब हुए। हालांकि उनके कोई सार्थक परिणाम बाद में गांधी युग में निकले, लेकिन उन्होंने एक तरह से भारतीय जनता में एक आक्रामकता की भावना का वो भाव प्रबल किया। स्वराज्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख प्रस्ताव बना। भारतीय लोगों में आत्मविश्वास, आत्म बलिदान का भाव प्रबल हुआ। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो उग्र राष्ट्रवादियों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को उनकी देन थी। इनकी सभी अच्छी बातों को, उदारवादियों की अच्छी बातों को और उग्र राष्ट्रवादियों की अच्छी बातों को बाद में अच्छी प्रकार से संयोजित करते हुए भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन सभी की बातों का, अच्छी बातों का समावेश करते हुए, उनको तात्कालिक समय की परिस्थितियों पर तोलते हुए, तार्किक मूल्यांकन करते हुए उनका बेहद खूबसूरती से इस्तेमाल किया। उन्होंने उदारवाद का भी समन्वय किया, उन्होंने उग्र राष्ट्रवाद का भी समन्वय किया। जहां जैसी आवश्यकता पड़ी वहां उन्होंने उस प्रकार के आंदोलन की रणनीति अपनाई और उसमें वो काफी सफल हुए। लेकिन गांधीवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि की बात करें तो उग्र राष्ट्रवाद और उदारवादी राजनीति के सम्मिलित प्रभाव ने वो बैकग्राउंड तैयार किया था। तो इससे इनके योगदान को हमें उसी रूप में देखने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित कौन से परीक्षा उपयोगी प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं कि लाइनों के रूप में या कभी मुख्य परीक्षा के आप कोई डेस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग लिख रहे हैं कि कांग्रेस की जो 1885 से 1905 ईस्वी की राजनीति के दौर को और 1905 में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसके परिणाम, सकारात्मक परिणाम, रणनीति, उद्देश्य, संघर्ष, तौर तरीके हैं वो क्या थे, इससे संबंधित संकल्पनात्मक और अवधारणात्मक प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा ये व्याख्यान है यहीं पर समाप्त होता है।
अगर फिर भी आपको कहीं कोई इस व्याख्यान से संबंधित कोई डाउट है, कोई आपकी शंकाएं हैं, तो आप सीधा मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कल फिर एक नए व्याख्यान के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।